हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रिवीजन सीरीज। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स यूनिट और इस यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मतलब हर टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज भी हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको इस यूनिट में बहुत स्ट्रांग कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एक थ्योरेटिकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफाइन। आपको क्या क्या डिफाइन करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इस यूनिट के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पूरे यूनिट की बैकबोन है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आता तो आप इस यूनिट में बहुत सारी चीजों में लैग कर जाओगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स एक्चुअल में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन पार जो होगी वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने देखा है कि रिएक्शन है A प्लस B और दोनों मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्या करा, A प्लस B दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम लोगों ने एज पर रेट लॉ उसका रेट लिखा, रेट इज इक्वल्स टू K मतलब कांस्टेंट आता है। फिर पहले स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट रिएक्टेंट आएगा, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में सेकंड रिएक्टेंट आएगा। फर्स्ट रिएक्टेंट की पावर में कुछ नहीं है, हम m मान लेते हैं। सेकंड रिएक्टेंट की पावर में कुछ नहीं है, हम n मान लेते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन पावर जो होंगी ना बेटा, कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, तो इनकी कंसंट्रेशन पावर जो होंगी वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, देख सकते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू m प्लस n। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन पार्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। और बच्चों याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। और आप अगर डिटेल में इसको जानना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पर केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में देखो आप। सेकंड क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और स्पीड या वेलोसिटी का मतलब आप जब निकालते हो ना रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट along with change in time। तो इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट along with change in time। ये जो फॉर्मूला लिखा है यही इसकी डेफिनेशन है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट along with change in time। और बच्चों, ये माना जाता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है अलोंग विद टाइम और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है अलोंग विद टाइम। तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम लोगों से यहां पर थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो चलिए एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन भी देखते हैं। एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि कुछ रिएक्शंस होते हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। तो मल्टीपल स्टेप में एक स्टेप ऐसी होती है, वैसे तो उनकी हर स्टेप इंडिविजुअल स्टेप जो है वो एलिमेंट्री स्टेप कहलाती है, लेकिन एक स्टेप ऐसी होती है जो हमें मॉलिक्यूलरिटी निकालने में हेल्प करे। सो दैट पर्टिकुलर स्टेप व्हिच हेल्प टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। इनकी दोनों स्टेप्स एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। ये एक एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एक एलिमेंट्री स्टेप्स है। और जब मैं दोनों एलिमेंट्री स्टेप्स को आपस में ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा नेट रिएक्शन। कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं दोनों स्टेप्स को ऐड करूंगा तो NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा। N2O5 प्लस N2O5 विल बिकम्स 2 यूनिट्स ऑफ N2O5। NO2 प्लस 3NO2 ये बन जाएगा 4NO2 प्लस आ जाएगा O2। तो ये हमारा आ गया नेट रिएक्शन। तो एलिमेंट्री स्टेप्स मिलकर देती हैं नेट रिएक्शन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपका आंसर आएगा सर 1। सेकंड स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो आंसर आएगा 2। कैंसिल तो बाद में हुआ ना यार,
ऐड होने पर। सेकेंड स्टेप में 2 मॉलिक्यूल है, तो वो स्टेप जो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखती है वो रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलैरिटी। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1 का मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये है एलिमेंट्री स्टेप की कहानी। एलिमेंट्री स्टेप इज दैट पर्टिकुलर स्टेप विच एक्सप्रेस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वेदर इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस एनी 4 इफेक्ट्स, 4 फैक्टर विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट। मतलब रिएक्शन रेट को कौन कौन से फैक्टर बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर फर्स्ट फैक्टर हमारा है बच्चों, यहां पर हमारा फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो यार, ये तो बिल्कुल इस दुनिया का उसूल है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर कंटेनर में आपने 5 रिएक्टेंट्स लिए, कुछ देर बाद आपने 10 रिएक्टेंट ले लिए, कुछ देर बाद 20 रिएक्टेंट ले लिए, कंटेनर वही है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट बढ़ेंगे उनके बीच कोलिजन बढ़ता जाएगा। 5 रिएक्टेंट्स थे तो कोलिजन कम था, 10 हुए कोलिजन बढ़ गया, 20 हुए और बढ़ गया, 30 हुए और बढ़ गया। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और इसमें कोई डाउट नहीं है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से रेट फास्ट हो जाएगा। सिंपल है। अब यहां पर अगर मान लो एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। आप रिएक्शन का रेट लिख रहे हो तो रेट लिखने का फॉर्मूला है रेट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट रिएक्टेंट आ जाएगा A⁴ और सेकंड रिएक्टेंट आ जाएगा B, और B से पहले कुछ भी नहीं है मतलब B⁴1। तो ये रिएक्शन का रेट लिखने का एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। एंड यहां पर K का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। सिंपल है। तो पहला फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड फैक्टर यहां पर होता है टेम्परेचर। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के किसी भी रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, रिमेंबर अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया मतलब 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन रेट बिकम्स डबल और ट्रिपल। रिएक्शन रेट बिकम्स डबल और ट्रिपल, जो यूजुअली डबल ही होता है। अब रिएक्शन का टेम्परेचर से जो रिलेशन है ना, इसके लिए हम लोग निकालते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं फाई से। फाई निकालने का फॉर्मूला है 2⁻ ΔT डिवाइडेड बाय 10। डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेचर 400 से बढ़ा के 500 कर दिया तो डेल्टा टी होगा 500 - 400 डिवाइडेड बाय 10। सिंपल है, आप निकाल लोगे कि कितना रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर के बाद थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया। बच्चों एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बड़ा सिंपल सी बात है, हमारे पास 2 ग्लास में पानी है, 2 ग्लास ऑफ वाटर। फर्स्ट ग्लास में अगर हम लोग शुगर मिला रहे हैं जिसमें बड़े बड़े शुगर के क्यूब्स हैं, सेकंड ग्लास में उतनी ही शुगर ले रहे हैं लेकिन ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो आप बताओ कौन सी शुगर वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगी। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर जो पाउडर फॉर्म में है वो जल्दी डिसॉल्व होगी, क्योंकि जब पाउडर फॉर्म में आप किसी कम सब्सटेंस को कर देते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। और यह माना जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में है, अगर कोई रिएक्टेंट पाउडर फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लंप ऑफ सब्सटेंस। मतलब अगर हम लोग यहां पर कोल को, अगर हम कोल के बड़े बड़े पीस ले रहे हैं तो बड़े बड़े पीस लेकर अगर आप बर्न करोगे तो वो स्लो स्लो बर्न होगा, लेकिन उसी कोल के अगर आप स्मॉल पीसेस कर लोगे, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो वो जल्दी बर्न हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है सरफेस एरिया का। और फाइनली यहां पर फोर्थ फैक्टर जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आप सभी को पता होगा कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रिएक्शन रेट, जो रिएक्शन की स्पीड को जरूरत के हिसाब से या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, बट दे नेवर कंज्यूम इन अ रिएक्शन। कई लोग गलत पढ़ाते हैं कि भाई नेवर कंट्रीब्यूट, ऐसा कुछ नहीं है। दे नेवर कंज्यूम इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन में अपने आप को कंज्यूम नहीं करते। आखिर वो कौन से कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं? तो देखो बच्चों, कुछ कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना,
जब ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं तो एक चीज है जिसे कम करना कंपलसरी है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं वो स्पीड तभी बढ़ा पाते हैं जब वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को लगातार कम कर दें। तो यहां पर हमने 4 फैक्टर्स देखे। पहला फैक्टर था यहां पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर सरफेस एरिया एंड फोर्थ फैक्टर इज कैटलिस्ट। तो आप लोग इन 4 फैक्टर्स को प्रॉपर तरीके से समझो, इनको नोट करो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो एक बड़ा सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमारा रीजनिंग पैटर्न लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज x, मतलब हाफ लाइफ पीरियड को हम x से डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट ऑफ 3/4 लाइफ, 3/4 लाइफ को हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं। यू हैव टू डिफाइन हाउ x एंड y आर रिलेट टू ईच अदर। तो कैसे रिलेट करते हैं मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल पैटर्न बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सिंबल क्या है, t½ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, एंड 3/4 लाइफ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं y से। ठीक है, सबसे पहले अगर 3/4 लाइफ की बात करें तो 3/4 लाइफ के लिए जो x वो होगा उसको हम 3/4 मानेंगे और a को हम लोग मानेंगे 1। अब ये x क्या है, आप कहोगे सर ये x क्या आ गया, x तो हाफ लाइफ था। नो, x फॉर्मूले का पार्ट है। आपको पता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन का 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। यही तो फॉर्मूला होता है, a अपॉन a माइनस एक्स। तो जब भी x की वैल्यू फ्रैक्शन में दी जाएगी तो a हमेशा 1 होगा, सिंपल है। फ्रैक्शन में क्या दी जाएगी, 3/4, 1/2, यही तो x होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो t 3/4 1/1 माइनस 3/4। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1/1 माइनस 3/4 हो जाएगा log 4, और log 4 की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा log 4, और log 4 की वैल्यू होती है 0.602। इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 आ जाएगा log 4, वो log 4 की वैल्यू 0.602। चलिए डायरेक्ट रख देते हैं। बच्चों ये कैलकुलेशन तो हो गई हमारी 3/4 लाइफ की। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सेम इसी पैटर्न पे हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो चलिए हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है हाफ लाइफ के लिए x की वैल्यू को आपको हाफ मानना पड़ेगा और t हो जाएगा, यहां पर a हो जाएगा 1। अब आप t½ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में a की जगह हम लोग रखेंगे 1, a की जगह 1 रखा, a की जगह 1 रखा, x की जगह हाफ रख दिया जैसा कि हमको मालूम है। और जब आप x की जगह हाफ रखोगे तो यहां पर आ जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। तो एक काम करता हूं, इस कंप्लीट कैलकुलेशन को मैं log 2 जब करूंगा तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देता हूं, तो ये आ जाएगा। बच्चों ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करना है आपको, बड़ी इक्वेशन जो है 3/4 है, छोटी इक्वेशन t½ है। तो बड़ी इक्वेशन डिवाइड बाय छोटी इक्वेशन करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, ये कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है 3/4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है हाफ इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है 2.303 अपॉन k इंटू 0.602। तो लिख देते हैं डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2.303 अपॉन k इंटू 0.301। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो पॉज करके जल्दी से आप कैलकुलेट करोगे क्या कैंसिल हो रहा है और फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो, अगर आप यहां पर फोकस करते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि यहां पे 2.303 अपॉन k से 2.303 अपॉन k कैंसिल हो गया। 0.602 डिवाइडेड बाय 0.301 करोगे तो आएगा यहां पे 2। फाइनल आंसर 2 आएगा। 3/4 लाइफ को डिनोट कर रहे हो y से, तो एक काम करो 3/4 के लिए लिखो y डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ के लिए डिनोट कर रहे हो x इज इक्वल्स टू आ रहा है 2। तो फाइनली हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया। इस पैटर्न को कंप्लीट प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत स्पेशल है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग की कुछ प्रॉब्लम है, तो ये है एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आता है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन प्लस हाफ लाइफ पीरियड को रिलेट करने वाला। समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
क्वेश्चन दिया हुआ है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन को हम 30% कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए टाइम लग रहा है 40 मिनट्स। अब आप ये बताओ कि 50% रिएक्शन के लिए या हाफ लाइफ का 50% रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा। 30% का टाइम दे दिया, 50 का टाइम पूछा है, तो करना कैसे है मैं आपको इसका सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं। एग्जामिनर आपको जो भी परसेंटेज दे देता है या फ्रैक्शन दे देता है उसको x मानो, तो यहां पर x की वैल्यू है 30% और यहां पर x अगर 30 है तो भैया a होगा हर बार 100%। देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही करवाया था, अगर x की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो a मानना 1, अगर x की वैल्यू परसेंटेज में है तो a मानना 100%। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसके लिए टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमें दिया हुआ है 40 मिनट्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हाफ लाइफ को सेकंड्स में कैलकुलेट करो, तो मैं आपको दोनों पैटर्न बता देता हूं। एंड में आंसर मिनट में चाहिए वो आ जाएगा, सेकंड में चाहिए वो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब एक टाइम दिया जाए और टी हाफ निकालना हो तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले के निकालोगे। के निकालने का फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू, आप सबसे पहले के निकालोगे। के निकालने का फॉर्मूला है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं तो वैल्यूज आ जाएंगी 100 अपॉन 100 माइनस 30। बेटा 100 अपॉन 100 माइनस 30 का मतलब क्या होगा, नीचे आ जाएगा 70, ऊपर 100 और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 30 का मतलब 70। तो आपको पता है कि 100 अपॉन 70 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.4, बिल्कुल यही आएगा। तो देखो 1.42 और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि log 1.42 की वैल्यू है 0.155। इतनी लंबी वैल्यू की जरूरत नहीं है, सीधे 0.155 लिखो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू, यहां से आपको k निकालना है। अब आप अपना दिमाग लगाओ और कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि यहां पे k की वैल्यू आ जाएगी 0.0089, लेकिन हम 0.008 मान लेते हैं, हो गया काम। बच्चों क्या यहां पे क्या आ गया, अगर क्या आ गया, देखो रूल ये है कि जब आपको टी दिया जाएगा आप के निकाल लोगे। एक बार क्या आ गया तो क्या आ गया तो काम हो गया। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। सिंपल है, आपको पता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय के। तो आप टी हाफ निकालोगे 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0089। बच्चों सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। अगर आपने इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया तो आप नोटिस करोगे कि यहां पर आंसर आएगा अराउंड 82 मिनट्स, अप्रॉक्स 82.2 मिनट्स। आपका आंसर आ गया 82.2 मिनट्स। और अगर इस मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 60 से कर दो, तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। मतलब आपकी चॉइस है, ये गलती मत करना कि शुरू में ही आपने सेकंड में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेट करा। एंड में हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड में हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे लिए कन्वीनियंट हो। और एक बात का ध्यान रखना, यहां पर यूनिट में एस नहीं लगाना, सिर्फ मिनट लिखना। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व। आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करो और देखो इसका आंसर सेकंड में क्या आ रहा है, और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन पर बेस्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। The rate constant for zero order reaction A is 0.030 mole per liter per second। तो बच्चों ये आपको K दिया हुआ है 0.0030 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग मतलब यहां पर आपसे पूछ लिया टाइम। Will it take to reduce the concentration of A from 0.10 to 0.075? मतलब ये आपका इनिशियल वैल्यू है 0.10 A नॉट, और ये आपकी फाइनल वैल्यू है जो रिड्यूस होने के बाद आ रही है 0.075। बच्चों अगर वीडियो पॉज करके तुम्हारे दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है तो बताओ कि यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है T इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के। जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यही फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के। आपको T निकालना है। अब आप ए नॉट और ए की वैल्यू रख दो, तो ए नॉट की वैल्यू है 0.10, ए की वैल्यू है 0.075 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 0.0030। 0.10 माइनस 0.075 अगर आप करोगे तो ये बचेगा 0.025।
डिवाइडेड बाय 0.0030 अगर आप करते हो तो आंसर इसका आएगा अराउंड 8.3 मिनट। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को नहीं, इसका आंसर आएगा यहां पर 8.3 सेकंड, अराउंड 8.33 सेकंड आएगा, क्योंकि ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 3। जब आप इनके पॉइंट्स कैंसिल करोगे तो 25/3 करोगे तो ये आ जाएगा 8.33 सेकंड्स। अब सेकंड में क्यों मैंने कन्वर्ट करा, क्योंकि के की यूनिट में आप देख सकते हो यहां पर साफ लिखा हुआ है सेकंड। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है और हमारे पीवाईक्यूज में भी है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज 5730 ईयर। तो यहां पर आप लोगों को टी हाफ दिया हुआ है, 5730 ईयर दिया हुआ है। इसके बाद बोला गया है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग अ वुड हैड 80% ऑफ कार्बन 14 का 80% है। अब आप उसका टोटल टाइम बताओ। यहां पर आपको जो परसेंटेज दिया है, मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज दिया जाएगा उसको एक्स मानना। तो x की वैल्यू 80% है, जब x की वैल्यू परसेंट में आएगी तो a हमेशा 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको निकालना है t, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल टाइम। बच्चों जब भी आपको t देकर हाफ लाइफ पूछे या हाफ लाइफ देकर t पूछे, सबसे पहले k निकाल लो। कैसे k निकालोगे? जैसा कि हम जानते हैं कि टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k। मैं k को LHS में ले जाता हूं, टी हाफ को RHS में ले जाता हूं, तो दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। यहां से हम k निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 5730। आप इसे 0.69 भी ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स की जरूरत नहीं है। ये आ गया हमारे पास k। अब एक बार k निकल गया, अब हम इससे निकालते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला है, ये हमारा टोटल टाइम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k। k की वैल्यू है 0.693 डिवाइड बाय 5730। मैंने इसकी k की वैल्यू रख दी, 0.693 आ रहा था, मैंने 0.669 मान लिया, डिवाइड बाय 5730। फिर इसके बाद आएगा log a की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 100 माइनस 80। बच्चों जब इसे सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा 20, ऊपर आएगा 100। 20 अपॉन 100, 100 अपॉन 20 होगा 5, और log 5 की वैल्यू है 0.699, जिसे हम 0.69 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं t is equals to 2.303 डिवाइडेड बाय 0.69 इंटू 5730 मल्टीप्लाई बाय, ये होगा log 5, और log 5 की वैल्यू 0.69। आप देख सकते हो कुछ ऐसा है जो कैंसिल हो रहा है, ऊपर 0.69 नीचे 0.69 को कैंसिल कर देगा। फाइनली आप टोटल टाइम निकालना चाहते हो, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 5730 करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ईयर्स में। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई करना है, और अराउंड इसका आंसर जो आएगा वो आएगा अराउंड 13,128 ईयर्स, अराउंड इतना ही आएगा, 13,000 के आसपास। तो आप इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्हीनियस इक्वेशन पर। अर्हीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बस ये है कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आप टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाओगे, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। यही तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। देखो, द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल when their temperature raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin, मतलब 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाने से डबल हो रहा है। 20 डिग्री बढ़ाओगे तो क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेट देयर एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को फर्स्ट कांस्टेंट को k मानना है, सेकंड कांस्टेंट k2 जो है वो डबल हो रहा है तो वो मान लेंगे 2k। टेम्परेचर 1 हम लोग ले रहे हैं 298 केल्विन, और सेकंड टेम्परेचर हमें दिया गया 308 केल्विन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा अर्हीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है log k2 डिवाइडेड बाय k1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R
ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। आपको कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे R क्या है, तो देखो यार जहां भी एनर्जी वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे R हम लोग लेते हैं 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा सजेशन दे रहा हूं, आप 8.314 पूरा ना लिख के 8.3 ले लो। यहां पे K2/K1 आप करोगे तो ये आ जाएगा log K2 की वैल्यू है 2K डिवाइडेड बाय K इज इक्वल्स टू E8 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314। हम लिखेंगे पूरा, लेकिन जब हम रफ वर्क में कैलकुलेट करेंगे तो हम 2.303 की जगह 2.3 लेंगे, 8.314 की जगह 8.3 लेंगे, ताकि चीजें थोड़ी सिंपल हो, जल्दी सॉल्व हो। ब्रैकेट में 1/298 माइनस 1/308। बच्चों जब आप इसे कैंसिल करोगे 2K डिवाइडेड बाय K करोगे तो यहां पे बचेगा log 2, और मैं आपको बता दूं log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बेसिक से न्यूमेरिकल को ट्राई करो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आप फॉर्मूला कभी मत भूलना K2/K1। इस पैटर्न पे क्वेश्चन जब भी आता है तो एग्जामिनर यही बोलता है कि रेट कांस्टेंट ट्रिपल हो गया, क्वाड्रपल हो गया। ट्रिपल होगा तो K1 को K मानना, K2 को 3K मान लेना, क्वाड्रपल हो तो K1 को K मानना, K2 को 4K मान लेना। सिंपल सी बात है, इस पैटर्न को आप जरूर फॉलो करना, अर्हीनियस पे भी आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। One more question on Arrhenius equation। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, the decomposition of A into the product has the value of K। यहां पर आपको K की वैल्यू दी है 4.5 into 10 to the power 3। तो यहां पर K1 है 4.5 into 10 to the power 3 सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री। तो टेम्परेचर 1 जो दिया है वो 10 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करो तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। सिंपल है। फिर इसके बाद बोला है एक्टिवेशन एनर्जी इज 60 किलो जूल्स पर मोल। तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी है 60 किलो जूल्स पर मोल। आप किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना तब जाके वैल्यू रखना। तो 60 किलो जूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल्स पर मोल। और यहां पे K2 भी दिया हुआ है, K2 है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब करना क्या है, तो करना ये है वी हैव टू कैलकुलेट T2। वीडियो पॉज करो यार और दिमाग लगाओ जरा, यहां पे क्या फॉर्मूला फिट हो सकता है। और मैं आपको बता दूं R की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। लेकिन हम जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो हम सिर्फ 8.3 ही पुट करेंगे। सिंपल है। वीडियो पॉज करो, बताओ क्या फॉर्मूला लग सकता है। चलिए आई होप आप लोगों ने ट्राई करा हो, लेकिन ट्राई करना बनता है आप लोगों का। अगर आपने ट्राई करा हो तो आप नोटिस करोगे कि यहां पे फॉर्मूला लगेगा log K2 डिवाइडेड बाय K1। बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा। अब मेरा ये सजेशन है कि आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो और ट्राई करो, क्योंकि सेम पैटर्न पे हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और रिमेंबर ये क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। और अगर log 3 आता है तो 0.477 वैल्यू होगी, और अगर 3.3 आता है तो वैल्यू होगी 0.50। लेट्स ट्राई। अब यहां पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ डिफरेंसेस बताना है। तो क्या क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। वहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है इट इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम है कंसंट्रेशन पावर का और ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं जो स्लो स्टेप में प्रेजेंट है। वहीं पे मॉलिक्यूलरिटी का देखते हैं, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट में हो चुका वही ऑर्डर आएगा, थ्योरी से डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती और मोर देन 3 तो हो ही नहीं सकती है। रिमेंबर, वहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू सिर्फ नेगेटिव और इनफाइनाइट नहीं हो सकती, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की 0 वैल्यू पॉसिबल है, फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल है, 1, 2, 3 एंड इवन एक एग्जांपल है जिसमें 4 भी पॉसिबल है, जिसमें KClO3 ब्रेक होता है। मॉलिक्यूलरिटी की पॉसिबल वैल्यूज क्या है?
0 नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या होगा? 3 से ज्यादा नहीं है, तो भाई बचा क्या? 1, 2 एंड 3। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3। एग्जामिनर बोलता है कि ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया टूटता है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी है टोटल 2। इट्स अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी 2 है, लेकिन वहीं पे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। तो बच्चों ये 5 बेसिक डिफरेंस आप सब लोग एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि हमारे बोर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो को यार शेयर जरूर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।